तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने परिश्रम बैच का क्लास 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं उसको जानेंगे, और उसके अलावा भाजकों की संख्या क्या होती है उसको कैसे ज्ञात करेंगे, और किसी भी संख्या के अंत में जो शून्यों की संख्या होती है उसको कैसे ज्ञात करेंगे। ये सारी चीजें इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ सीखना चाहते हैं एकदम शुरू से, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए परिश्रम बैच में एकदम शुरू से लेकर अंत तक मैथ पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाली जाती है। जैसे समझिए, अगर आपके पास यहाँ पर ए, बी, सी और डी, अगर आपके पास ए, बी, सी और डी अभाज्य संख्या है, ये चार ठो क्या है, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अगर अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या आपको निकालनी है तो इसको इस रूप में आप लिखा देख सकते हो, यानी ए के घाते आपको पी देखा मिलेगा, बी के घाते क्यू और सी के घाते आपका आर और डी के घाते आपका यस देखने को मिलेगा। और इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को हम निकालेंगे तो ऐसे ए घाते पी गुणे बी घाते क्यू गुणे सी घाते आर गुणे डी घाते यस, आपको इस रूप में पहले इसको परिवर्तित करना पड़ेगा संख्या को। उसके बाद आप लिखोगे अभाज्य, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये जो घात आपको दिख रही है पी क्यू आर एस, जो कि अभाज्य संख्या का घात है, इसको जोड़ देना पड़ेगा, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस यस कर देंगे तो आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसका जो फंक्शन था, इसका जो मेन फार्मूला था समझ में आया होगा। अब हम लोग एक उदाहरण लेकर समझते हैं। अगर हम उदाहरण ले, यहाँ पे उदाहरण में यदि हम बात करते हैं 30 घाते 11 गुणे यहाँ पर 22 घाते 5 फिर गुणे 34 घाते 11। ठीक है, 34 घाते कितना है, 11 है, और इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपसे इसमें क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये देखिए, आप कहोगे 30 तब भाज्य संख्या है, 22 भी आपका भाज्य संख्या है, 34 भी भाज्य संख्या है, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो हमने कहा इसको आप एकदम निम्नतम पद में तोड़िए, मतलब 30 को आप क्या लिख सकते हो, 5 छक 30 होता है, यानी 5 छक 30 होता है, तो आप इसे 30 को लिख सकते हो 2 तिहाई 6 पंचे 30, और घात में कितना कर सकते हो यहाँ पे 11, फिर गुणे 22 को क्या लिख सकते हो 2 गुणे 11 घाते कितना 5, उसके बाद गुणे 34 को कितना लिख सकते हो आप 17 गुणे 2, तो यहाँ पे 17 गुणे 2 के घात में कितना कर सकते हो 11। अब देखिए, ये जब अपने निम्नतम पद में टूटा तो आप ध्यान से देखो, ये जितनी भी संख्या है, चाहे 2 3 5 2 11 17 और 2, ये सभी क्या है, ये सभी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं हमने पहले वीडियो में आपको बता चुका है। ठीक है, मतलब पहले ही वीडियो में हमने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो घात 11 दिख रही है तो सबकी घात क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, मतलब 11 घात यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 घाते 11 गुणे 3 घाते 11 गुणे 5 घाते 11 फिर गुणे। अब यहाँ पे देखिए कितना था, तो यहाँ पे था आपका 2 गुणे 11 घाते 5, तो जो 5 है वो 2 के घात आएगा और 11 के घात आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 घाते 5 गुणे 11 घाते 5 फिर गुणे, आपका यहाँ पे था 17 गुणे 2, तो देखिए यहाँ पे 17 और गुणे 2 था, घात में कितना था 11, तो ये जो 11 है ये 17 के घात आएगा और 2 के घात आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आपका
17 घाते 11 गुणे 2 घाते 11। अब आप ध्यान दो, यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो गुणा में यदि इसका आधार बराबर रहता है तो घातों को जोड़ लिया जाता है। तो यदि हम जोड़ेंगे तो 11 5 कितना हो जाएगा 16, 16 और 11 कितना हो जाएगा आपका 16 और 11 हो जाएगा 27, यानी ये हो जाएगा 2 घात में 27। फिर गुणे, यहाँ पे देखिए 3 है, 3 कहीं पर नहीं है तो हम लिख देंगे 3 घाते 11। फिर गुणे, यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 घाते कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना है 11, तो 11 घाते कितना हो जाएगा 5। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 घाते 11। यानी देखिए 2 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं थी जिसका आधार मतलब जो आपका बेस है वो बराबर हो, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। अब देखिए ये सभी संख्या चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 11 हो, चाहे 17 हो, ये सभी संख्या क्या है, ये सभी संख्याएं अभाज्य हैं। और इसके घात में जो संख्याएं हैं वो है P, Q, R और S। तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे। तो जब इन सभी को जोड़ेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा, तो हमने फार्मूला पढ़ा था P प्लस Q प्लस R प्लस S। तो ये P, Q, R, S क्या थे, ये सभी इसकी घातें थी, ठीक है। तो इसकी घात हम लोग क्या देखे 27 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 5 और प्लस 17, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसको जोड़ेंगे पूरा का पूरा, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 27 और 11 38, 38 और 10 48, 1 49, 49 और 5 54, 54 और 10 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। तो 64 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा आपका 65। यानी इसको यदि जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे 11 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 17 घाते 11 है तो यहाँ पे 11 लिखेंगे हम लोग। तो देखिए 11 11 22 और 11 33, 33 और 5 कितना हो गया 38, 38 और आपका 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना हमने बहुत इजी वे में सीख लिया। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि जो संख्या हमारा दी गई है, जैसे ये हमारी संख्या दी गई थी यहाँ पे, तो इस संख्या को निम्नतम पद में तोड़ना, मतलब एकदम छोटा से छोटा गुणनखंड करना अगर संभव है तो। उसके बाद यदि उसकी कोई घात है तो घात का उसका गुणा करा देना, मतलब छोटी संख्या जो आप तोड़े हो उसमें क्या करा देना, गुणा करा देना। जैसे यहाँ पे 2 3 और 5 में हमने 30 को तोड़ा था तो 11 घाते हम 2 घाते कितना कर दिए 11, 3 घाते भी 11 और 5 घाते भी 11, मतलब घात का संख्या से गुणा करा देना। उसके बाद जो भी घाते बचती हैं वो सभी घातों को क्या करना है, जोड़ लेना है, तो हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता चल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकाली जाती है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए भाजकों की संख्या ज्ञात करना। भाजकों की संख्या ज्ञात करना भी बहुत इजी है। देखिए यह जो कि कोई संख्या है इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटे खंड में तोड़ेंगे। तो छोटे खंड में तोड़ेंगे तो a घाते p बनेगा, उसके बाद b घाते q बनेगा, c घाते बनेगा r और d घाते बनेगा s, ठीक है। अब हम यदि इस n संख्या को इस रूप में तोड़ लिए और हमको भाजकों की संख्या ज्ञात करना है, तो देखिए भाजकों की संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला होता है भाजकों की संख्या के लिए, ठीक है। तो भाजकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये जो घात p दिख रहा है तो लिख दीजिए p प्लस 1, उसके बाद इसका गुणा करवाएंगे q प्लस 1 से, तो यहाँ पे q प्लस 1 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा r प्लस 1 और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे s प्लस 1, ठीक है। तो ये रहा फार्मूला, मतलब इनकी घातों में हम एक जोड़कर और आपस में इनका क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, तो हमें भाजकों की संख्या क्या है पता चल जाएगी। अगर एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण यदि हम लेते हैं उदाहरण, तो उदाहरण में यदि हम देखें, मान लेते हैं हमने लिया है 216, ठीक है। तो 216 में आप जानते हो 6 छक्का 36, 36 छक्का 216 होता है, यानी 6 गुणे 6 गुणे 6, ठीक है। लेकिन 6 को 2 भागों में तोड़ा जा सकता है, 2 गुणे 3 में। तो इसे यदि हम लिखें तो यहाँ पे 2 गुणे 3 एक 6 को लिख दिए, फिर दूसरे 6 को 2 गुणे 3 लिख दिए, तीसरे 6 को भी लिख दिए 2 गुणे 3। तो ये क्या बन गया आपका, यहाँ पे देखिए 2 1 ठो 2 ठो और 3 ठो है, तो यहाँ पे बन गया 2 घाते 3 गुणे 3 कितना बना, देखिए 1 2 और 1 3, यानी 3 घाते कितना हो गया 3 हो गया।
तो ये देखिए अब घात में बन चुके हैं। जब ये घात में बन चुके हैं तो हमको भाजकों की संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे भाजकों की संख्या बराबर, यहाँ पे लिखेंगे भाजकों की संख्या बराबर, भाजकों की संख्या बराबर कितना, उनकी घात में एक जोड़ देना है और आपस में गुणा करवा देना है। तो इसकी घात कितनी थी, देखिए दोनों की घात 3 है, यहाँ पर इसकी भी घात 3 है और इसकी भी घात 3 है, यानी P का मान भी 3 है और Q का मान भी 3 है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस इसमें 1 जोड़ना है, फिर दूसरे की घात 3 है तो 3 प्लस 1 जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 और 1 4, और यहाँ पे 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 4 चौक कितना, तो ये हो जाएगा 16, यानी 216 के जो भाजकों की संख्या है, 216 के जो भाजकों की संख्या है, यहाँ पे लिख देते हैं भाजकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको भाजकों की संख्या कैसे निकाली जाती है समझ में आया होगा। यदि हम बात करें एक और उदाहरण की, यानी उदाहरण नंबर 2 लेते हैं हम लोग, ठीक है। उदाहरण 2 में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं 512 के भाजकों की संख्या निकालना। तो आप जानते हो 8 × 64 512 होता है, यानी 8 का क्यूब है कौन, 512। तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का क्यूब, यानी 8 को हम लिखे 2 का क्यूब, यानी 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, और इसके घात क्यूब था तो हम लोग क्यूब लगा दिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया आपका कितना, 3 त्रिक का 9 हो गया, तो यहाँ पे 2 घात कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यदि इसके भाजकों की संख्या पूछे, यानी भाजकों की संख्या, तो अगर आप देखो भाजकों की संख्या आपसे पूछे तो यहाँ पे इसकी एक ही घात है, तो यहाँ पे एक ही घात है, तो 9 प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो 9 में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है आपका गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना, यानी गुणनफल के अंत में हम लोग शून्यों की संख्या कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सोचना ये पड़ेगा कि आपकी जो संख्या होता है उसमें शून्य आता क्यों है, यानी किसी भी संख्या के अंत में शून्य क्यों आएगा। तो 2 तरीके से आता है, मतलब 2 वजह होती है आने का। पहला, यदि उस संख्या की इकाई का अंक ही 0 हो, ठीक है, यानी कोई संख्या है, मान लेते हैं यहाँ पे 50 है और उसके इकाई का अंक ही 0 है और उसका किसी अन्य संख्या से गुणा करा दिया जाए, तब होगा आपका जो रिजल्ट इकाई के अंक में वो 0 आएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या के अंत में, मतलब इकाई का जो अंक होता है वो शून्य क्यों आता है, तो 2 वजह से। पहली वजह ये है कि या तो उस संख्या का इकाई का अंक ही 0 हो तब 0 आएगा। दूसरा जो वजह होता है ये होता है कि या 5 का, यानी 5 का किसी सम संख्या, 5 का किसी सम संख्या से गुणा करा दिया जाए। 5 का या 5 के गुणनखंड का, मतलब 5 के जो गुणज होते हैं, जैसे 5, 10, आपका 15, आपका 25, इन सब से यदि किसी सम संख्या का गुणा करा दिया जाए तब पर भी इसके इकाई के अंक में क्या आएगा, 0 आएगा। यानी किसी भी संख्या की इकाई के अंक में 0 आने का जो रीजन होता है वो 2 होता है। पहला, या तो उस संख्या का इकाई का अंक पहले से 0 हो और उसका किसी भी संख्या में गुणा कराएंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। या तो 5 या 5 के गुणज, 5 के गुणज मतलब 5 का जो पहाड़ा होता है उसका यदि किसी सम संख्या में गुणा करा दिया जाता है तब पर भी जो इकाई का अंक होता है वो क्या होता है, 0 होता है। जैसे यदि हम 5 का गुणा 8 से कराएं तो देखिए ये एक सम संख्या है 8 और ये 5 है, तो गुणा करा दिए तो 8 5 कितना हो गया, 40। देखिए इसके इकाई के अंक में क्या आ गया, 0 आ गया। यदि हम मान लेते हैं 25 का गुणा करा दिए किससे, कोई सम संख्या है 6 से, तो 25 छक्का कितना होता है, 150 होता है। तो यहाँ पे 150 लिखेंगे तब पर भी इसके इकाई के अंक में कितना आएगा, 0 आएगा। यानी 5 अथवा 5 के गुणज का किसी भी सम संख्या से गुणा करा दिया जाए तब पर भी 0 मान आता है, ठीक है। लेकिन अब गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कैसे निकाली जाती है, तो देखिए, तो हमारा जो रिजल्ट बना वो आपका जो संख्या दिया रहेगा उसमें होता है 2 घाते n गुणे 5 घाते m, ठीक है। कोई भी संख्या दिया रहे और यदि उसमें पूछे कि गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे आप, तो आप इस रूप में बदलने की कोशिश करिए, 2 घाते n गुणे 5 घाते m, और इसमें जो छोटा होगा, यानी यदि n आपका बड़ा हुआ m से, तो जो शून्यों की संख्या होगी,
जो शून्यों की संख्या होगी वो होगी आपका यम, यानी जो छोटा रहेगा वही शून्यों की संख्या होगा। या यदि हम कहें यहाँ पर कि यदि यन जो न है वो छोटा है किससे, यम से, तो जो शून्यों की संख्या होगी, जो शून्यों की संख्या होगी आपकी यहाँ पे शून्यों की संख्या, तो इसमें अब छोटा कौन है, यन छोटा है, तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, यन हो जाएगी। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लिया कि हम ले लिए एक एग्जाम्पल, यहाँ पे लिख दिए 12 गुणे 15 गुणे यहाँ पे लिख दिया 18, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख दिए कितना, 40 लिख दिए। अब इसमें कहेगा में शून्यों की संख्या बताइए, क्या बताइए, शून्यों की संख्या, ठीक है। संख्या क्या होगी आपसे ये पूछ रहा है। उदाहरण हम मान लेते हैं, उदाहरण नंबर पहला ले लिए, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण जो पहला है उसको हमने लिखा 12 गुणे 15 गुणे 18 गुणे 40 में शून्यों की संख्या क्या होगी आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका खंड करना है। तो देखिए 12 का जो खंड होगा वो होगा 2 का स्क्वायर गुणे 3, यानी 2 दूना 4 तिहाई 12, और 15 का कितना हो जाएगा, तो 3 गुणे 5, 3 पचे 15 होता है। और यहाँ पे हो जाएगा 18 का 9 दूना 18, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुणे 2, और गुणे यहाँ पे होता है 8 पंच 40, तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5। तो आपको यहाँ पे कौन को ढूंढना है, तो हमको 2 को सर्च करना है और 5 को। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो देखिए 2 घाते 2 और यहाँ पे 2 घाते कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो 2 घाते कितना हो गया, 3 हो गया, और 3 यहाँ पहले से इसके घात में है, तो 3 3 कितना हो गया, 2 घाते कुल मिला जुला के ये 6 हो गया। अब देखिए हमको ढूंढना है 5, तो यहाँ पे देखिए 1 को 5 यहाँ पर है और 1 5 यहाँ पर है, तो इसकी भी घात 1 इसकी भी घात 1, तो जोड़ के कितना हो जाएगा, गुणे 5 घाते 2 हो जाएगा। बाकी सबको हमको नहीं लिखना है, बाकी से हमसे किसी से मतलब नहीं है, हमको केवल 2 और 5 से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि कौन सी घात बड़ी है, तो आप कहोगे 6 वाली घात बड़ी है। किससे बड़ी है, 2 से। तो आप ध्यान समझो, 6 वाली जो घात बड़ी है उसको नहीं लेना है, जो छोटी घात है उसको लेना है। यानी जो शून्यों की संख्या होगी, इसमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको शून्यों की संख्या, ठीक है। तो जो शून्यों की संख्या होगी वो 6 नहीं होगी, क्योंकि 6 बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो शून्यों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे शून्यों की संख्या निकाली जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे जो है आपका क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण सूत्र, यानी आप जब नंबर सिस्टम पढ़ते हो तो उसमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके लिए फार्मूला अप्लाई होता है। जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए इस तरीके से, यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके प्लस यहाँ कर दिया जाए 25 का स्क्वायर, और पूछ लिया जाए इसका योग कितना होगा, ठीक है, इसका योग कितना होगा। तो इसके लिए आपको इन्हीं फार्मूले में से कोई एक फार्मूला लगाना होगा। इसलिए हमने क्या किया है, जितने भी फार्मूले हैं आपके इस योग से संबंधित सभी को हम आपके सामने लेकर आए हैं और सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। देखिए पहला कहाँ अप्लाई होगा, कह रहा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है, अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना रहता है तो इसके लिए फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n + 1/2, ठीक है। और दूसरा जो है आपका लिखा है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए ये जो अभी हम ये वाला जो एग्जाम्पल लिखे ये विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इसके लिए क्या होगा, n + 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है प्रथम n प्राकृतिक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्या हो जाएगा, यहाँ पे n² हो जाएगा। यदि सम के बजाय विषम आ जाए तो क्या हो जाएगा, n²। चौथा है आपका 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब 1 से n तक कोई प्राकृतिक संख्या रहे और उसका वर्ग किया जाता रहे तो उसका योग कैसे निकाला जाता है, n ब्रैकेट में n + 1 और यहाँ पे 2n + 1 बटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस फार्मूले को आप एकदम नोट करते हुए चलिए। देखिए जो पांचवा है आपका करा 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अभी तो हम लोग 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकाले थे, लेकिन अब घनों का योग के लिए फार्मूला देखेंगे। फार्मूला होता है n² ब्रैकेट में n + 1 का होल स्क्वायर बटे 4। और आपका जो छठवां होता है 1 से n तक की सम या विषम
प्राकृतिक संख्या यानी सम या विषम संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है उसके लिए फार्मूला क्या होता है, n+1 और ब्रैकेट में n+2 बटा का हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो फार्मूला है वो समझ में आया होगा और इस फार्मूले को आप लिख लीजिएगा। जब हम आपका सवाल सॉल्व करवाएंगे तो इस फार्मूले पर आधारित हम क्वेश्चन लेकर आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा के सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए इस पर आधारित एक प्रश्न लेकर आए हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए, अगर हम उदाहरण की बात करें, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल हम लेकर आए हैं कि 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, यानी 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 100 तक में 50 ठो सम संख्या होती है और 50 ठो विषम संख्या होती है। ठीक है, यानी जितना सम होता है उतना ही विषम होता है। तो हमें संख्या तो पता है, n का मान तो पता है, n का मान कितना है 50 है। ठीक है, अब इसका योग निकालते हैं। इसका योग कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर फार्मूला आपका यहाँ पढ़े हो कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा था, सम संख्याओं का योग पूछ रहा था। तो प्राकृतिक सम संख्याओं का योग के लिए फार्मूला अप्लाई होता है n+1। तो इसी फार्मूले को लगाएंगे तो n का मान कितना है, यानी n+1 फार्मूले को यूज करेंगे तो n का मान कितना है आपका 50 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 50 गुणे 50 + 1 कितना हो गया 51, यानी 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 × 5 5 × 5 25, यहाँ आपका 0 लगा देंगे। यानी 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं का जो योग होगा वो होगा आपका 25 50। तो कौन सा है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले दिया है 21 25 होगा नहीं, 22 50 नहीं होगा, 24 100 होगा नहीं, 25 50, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बहुत अच्छे तरीके से मैच कर रहा है और यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की जो क्लासेस थी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और अभी तक लास्ट तक जुड़कर आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।